हेलो गाइस, दिस इज आदित्य नाइक। वेलकम बैक टू नाइक क्लासेस। तो पिछले वीडियो में हमने बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 1 यानी न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में हम बायोलॉजी का उस जो चैप्टर था लाइफ प्रोसेसेस उसका सेकेंड पार्ट यानी कि रेस्पिरेशन पे एक्सप्लेन एक्सप्लेन करूँगा आपको रेस्पिरेशन। ठीक है। तो अगर पहला वीडियो पसंद आया होगा यानी बायोलॉजी आपको आपके हिसाब से अगर मैं बायोलॉजी ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ तो आप कमेंट कर लीजिएगा। अगर नहीं भी पढ़ा पाता हूँ आपके हिसाब से तो भी कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है कि नहीं भैया आप ठीक से पढ़ा नहीं पाता, बिकॉज आई लाइक दोज पर्सन जो कि फेस टू फेस ऐसे बोल देते हैं, बुराइयाँ कर देते हैं। ठीक है, बुराई नहीं, मजाक कर रहा हूँ। कुछ भी हो आप कमेंट सेक्शन में जस्ट मेरे को बता देना कि कैसा है। ठीक है। अगर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ रह रहा होगा तो मैं ट्राई करूँगा थोड़ा सा लेवल अप करने को। ठीक ठीक है। पहली बार बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो इसीलिए थोड़ा सा एवरेज टाइप का वीडियो आपको लग रहा होगा, पर कोई नहीं, इतना भी एवरेज नहीं था। मैंने वीडियो देखा था तो ठीक से समझ आ रहा है सब कुछ। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त को ज़ाया कि इसको बहुत जल्दी 15 मिनट के अंदर निपटाने को ट्राई करते हैं। तो सेकंड पार्ट है हमारा रेस्पिरेशन। ठीक है। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? न्यूट्रिशन में हम देख लिया कि खाना खा के इंजेशन करते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर ऑब्जॉर्व करके रख लेते हैं। पर वो जो ब्रेक डाउन होगा वो रेस्पिरेशन प्रोसेस में होगा। ठीक है, यानी एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या, व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड टू गेट एनर्जी। ठीक है। यानी रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, जो फूड हम खाते हैं उसको ब्रेक करते हैं एनर्जी में। ठीक है, एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपली बोले तो एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है फूड को, उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसमें दो पॉइंट्स इन्वॉल्व है, मतलब दो स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहला जो है दैट इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। यानी हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, लाइक इनहेलेशन, ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किए, उसको बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में गैसियस एक्सचेंज। ठीक है। ये रेस्पिरेशन सिर्फ हम में नहीं होता, एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। सेकेंड जो स्टेप है व्हाट दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड सेल। जो सिंपल फूड होता है ना उसको ब्रेक करते हैं। हमने देख लिया था स्टोमक प्रोटीन पेप्टॉन में कन्वर्ट होता है, और लाइक क्या होता है, बहुत सारे ऐसे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है, वो सिंपल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उस सिंपल फॉर्म को भी फूड का हम जब ब्रेक डाउन करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, ताकि हमें एनर्जी मिल सके, एनर्जी रिलीज हो सके। एनर्जी जो रिलीज होगा उसको हम, हमारे सेल जो होता है ना, सेल उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करके रख लेता है। एनर्जी कहाँ पे एब्जॉर्ब होकर रहता है सेल में? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इसीलिए उसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। और किसके फॉर्म में रहता है? एटीपी। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। एनर्जी, द एनर्जी absorbed in mitochondria in the form of एटीपी, एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी हमारा स्टोर होकर रह जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो दो ही है रेस्पिरेशन का, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या होता है, सिंपल फूड को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि वो एनर्जी रिलीज करे। ठीक है, और फिर हम उस एनर्जी को सेल में ऑब्जर्व करके रख लेते हैं फर्दर यूटिलाइजेशन के लिए। ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, दो टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं। पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये आपको डिफरेंशिएट क्वेश्चन में आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर 3 मार्क्स में आ जाए तो आप चार चार पॉइंट लिख लीजिएगा, फिर 3 पॉइंट लिख लीजिएगा। अगर 5 मार्क में आता है तो 5 पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, ऐसा करके। तो 5 मार्क का तो नहीं आएगा फिर, लेकिन 3 मार्क में आ सकता है, चांसेस है। डिफाइन एरोबिक रेस्पिरेशन, या फिर दोनों में से कोई एक पूछ लेगा और 2 मार्क्स से क्वेश्चन में व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड गिव वन ऑर्गेनिज्म दैट shows anaerobic mode of respiration। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, सॉरी पहले एरोबिक पढ़ेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, तो उसी को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो पूछ लेगा अगर व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन तो आप ये लिखिएगा, इट इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन which takes place in the presence of oxygen inside mitochondria। खत्म, 2 मार्क्स, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन का डेफिनेशन यहीं से पहले 2 पॉइंट में ही हो गया। फिर तीसरा जो पॉइंट है
एरोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है, ठीक है। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन गिव्स हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज होता है। और एग्जांपल है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं और प्लांट्स होते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही शो करते हैं, ठीक है। फिर सेकंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है हमारा एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक क्या होता है, इट ऑकर्स इनसाइड साइटोप्लाज्म एंड टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो आप ये लिखिएगा द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन which takes place in the absence of oxygen inside cytoplasm, ठीक है, उसको बोलते हैं एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। फिर हम देखेंगे इसमें क्या होता है, एंड प्रोडक्ट्स जो होता है वो हमारा लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल होता है, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे क्या होता है, एनारोबिक में एक पॉइंट छूट गया, यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल होता है मसल्स, बैक्टीरिया एटसेट्रा। मसल्स यानी हमारे जो ये मसल्स होते हैं ना बॉडी में मसल्स, उसी मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एक्सरसाइज जब हम करते हैं काफी इंटेंसिव वर्कआउट जब हम कर देते हैं तभी हमारे मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, वो हम आगे देखते हैं। और मसल्स में होता है, बैक्टीरियाज में होता है, एटसेट्रा में होता है, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। तो हमने एरोबिक रेस्पिरेशन देख लिया जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, एनारोबिक में लोअर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में फाइनल प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एनारोबिक रेस्पिरेशन में फाइनल प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। फिर देखते हैं ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन के एक जो मेन पार्ट होता है वो होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब होता है ब्रीदिंग दो टर्म्स इंक्लूड करता है, दो प्रोसीजर को इंक्लूड करता है। पहला आता है इंस्पिरेशन, दूसरा आता है एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन क्या है, इंस्पिरेशन मतलब इनहेलेशन का एक दूसरा टर्म है इंस्पिरेशन। इनहेलेशन का मतलब आप जानते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर इंटेक करना। द इंटेक ऑफ ऑक्सीजन is called inhalation and the releasing carbon dioxide is called exhalation, ठीक है। टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड इज इनहेलेशन, ले लिया। फिर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी इज एक्सहेलेशन, रिलीज कर लिया। इनहेलेशन उसको बोलते हैं एक्सपीरेशन। इनहेलेशन भी लिख सकते चलेगा, इनहेलेशन की जगह आप इंस्पिरेशन भी लिख सकते हैं, एक्सपीरेशन भी लिख सकते हैं और एक्सहेलेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो एयर होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो पाथ कवर करते हैं ना, वो पाथ में क्या क्या पार्ट्स आते हैं, यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गेन्स, ठीक है। तो ऑर्गेन्स इस प्रकार से होते हैं, जैसे हम एलिमेंट्री केमिस्ट्री में देखे थे, माउथ था, ऑसोफागस था, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, फिर अनस था, ठीक है। इसी तरह का रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी जो रेस्पिरेटरी कैनल जो होता है, रेस्पिरेटरी कैनल, उसमें भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि नोज हो गया, फिर नाजल कैविटी, फिर फारिंग्स, देन लारिंग्स, देन ब्रोंकी, ब्रोंकी से एयर जाएगा ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से फाइनली एल्वियली यानी लंग्स में जाएगा, एल्वियली में, ठीक है। ये जो एल्वियली, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकी होते हैं ये लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। और नोज यानी ये नोज, नाजल कैविटी मतलब नॉस्ट्रिल यानी जो होल है ना हमारे नाक पे, ये होल से लेके यहाँ तक जो होता है पैसेज, सॉरी यहाँ तक बोलता हूँ, फूड पाइप के साथ ही एक एयर पैसेज लगाता है, वो जो होता है उसी को बोलते हैं नाजल कैविटी, ठीक है। फिर तो हमारा लॉन्ग्स यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है गया। तो यहाँ पे ई एक्स का मतलब है एक्सेलेशन, आई एन का मतलब होता है इनहेलेशन। अगर नोज से ओके ऑक्सीजन ऐसे ऐसे इस तरीके से आता है, यानी नोज, फिर नाजल कैविटी, फिर फारिंग्स, लारिंग्स, ब्रोंकी, ब्रोंकियल, एल्वियोली, इसका मतलब होता है इनहेलेशन हो रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे रिलीज होगा, लंग्स से जाएगा। अगर एक्सेलेशन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा वो एल्वियोली होकर ब्रोंकियल में जाएगा, ब्रोंकियल से ब्रोंकी, ब्रोंकी से लारिंग्स, फारिंग्स, देन नाजल कैविटी, देन नोज, यानी उल्टा प्रोसीजर होगा। ऑक्सीजन नाक से लेकर एल्वियोली में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली से लेकर नाक के थ्रू बाहर जाएगा, ठीक है। यानी ऑक्सीजन नाक से अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड नाक से बाहर आता है। ऑक्सीजन कहाँ जाता है, फाइनली एल्वियोली में, लंग्स में जो है प्रेजेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली से आता है और नाक से आउटसाइड को बाहर जाता है, ठीक है, सॉरी नाक से होकर बाहर जाता है। ये आपको याद रख लीजिएगा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, नोज, नाजल कैविटी, फारिंग्स, लारिंग्स, ब्रोंकी, ब्रोंकियल एंड एल्वियोली। इंस्पिरेशन क्या होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड। एक्सहेलेशन क्या होता है, रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। फिर हम अभी देखते हैं
ये जो फ्लो चार्ट मैं आप ऐसे बनाया हूँ, मेनली ये रेस्पिरेशन के बारे में ही एक ब्रीफ इंट्रो मतलब एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो अभी देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, एक 6 कार्बन कंपाउंड है। 6 C कंपाउंड मतलब 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज, यानी 6 तो कार्बन एटम उसमें जुड़े हुए होते हैं। तो ग्लूकोज का क्या होता है, रेस्पिरेशन के दौरान साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होता है वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो प्रोसीजर होता है उसको ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के होने के बाद क्या होता है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है। यानी ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू पायरुविक एसिड और एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर ये जो पायरुविक एसिड और एनर्जी है ये 3 कार्बन कंपाउंड है। 6 कार्बन कंपाउंड से हमने उसको ब्रेक करके 3 कार्बन कंपाउंड बना लिया। और ये 3 कार्बन कंपाउंड क्या करेगा, इसके भी 3 प्रोसीजर से 3 स्टेप से ये डिवाइड होता है। पहला जो कैटेगरी है उसमें क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट होगा पहले ये पायरुविक एसिड। फिर मसल्स के अंदर क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये जो पायरुविक एसिड था वो मसल के अंदर, हमारे मसल के अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन नहीं होगा हमारे मसल्स में तो अभी ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट होगा। लैक्टिक एसिड के जो यहीं पे थोड़ा रुकता है। मसल के अंदर जब इंटेंस वर्कआउट कर लेते हैं तब तो हम बोलते हैं कि हमारे मसल्स क्रैम्प होने लगते हैं, क्रैम्प हो रहा है मसल्स में, ठीक है। वो क्रैम्प किसके वजह से होता है, ये जो लैक्टिक एसिड है इसी की वजह से होता है। कैसे होता है, जब हम भाग रहे थे सपोज, तो हमारा बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा सांसें फूलने लगती है हमारा, ठीक है। फील होता है कि जैसे आजमा का पेशेंट हो, ठीक है। तो सांसें फूलने लगता है तो उसका मतलब होता है बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा ज़्यादा सप्लाई चाहिए पर उतना अवेलेबल नहीं होता है। ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन उतना अवेलेबल नहीं होता है। तो उसी की वजह से क्या करना है, मसल्स बहुत सारे, पेट हो गए, फिर टांगों के मसल हो गए, काव मसल जो, वो दर्द करने लगते हैं। वो दर्द इसीलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, लेकिन ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो पायरुविक एसिड और एनर्जी होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए ही वहाँ पे क्रैम्प्स होता है। तो अगर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है और काफ़ी बार पूछा भी गया है कि व्हाई डज मसल क्रैम्प हैपेंस, ठीक है, यानी मसल क्रैम्प क्यों होता है। तो आप लिख लीजिएगा, इन मसल्स व्हेन पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड in our muscles in the absence of oxygen and due sorry in the, आप ऐसे थोड़ा बना के लिखिएगा, 1 मिनट, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि why does muscle cramp happens, तो आप ऐसा लिखिएगा अपने ओन वर्ड से। आपने समझ लिया क्यों होता है, अब आपको ऑन वर्ड में इंग्लिश में लिखना है। मैं खुद के वर्ड में सेंटेंस बता रहा हूँ कि इन आवर मसल्स सॉरी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुविक एसिड प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स and due to the production of lactic acid muscle cramp happens, ठीक है। मसल में जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो अभी पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी प्रोड्यूस करता है। लैक्टिक एसिड अपने मतलब प्रोड्यूस होता है, उसी लैक्टिक एसिड की वजह से मसल में क्रैम्प होता है और उसको बोलते हैं मसल सोरनेस। सोरनेस यानी पीड़ा जो होता है, ठीक है। हमें लगता है कि जैसे अंदर से कोई मसल को हमारा काट रहा है ऐसे ऐसे करके, उसको बोलते हैं मसल सोरनेस या फिर मसल क्रैम्प्स, ठीक है। ये गया। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पहले इथेनॉल में कन्वर्ट होता है, इथेनॉल यानी अल्कोहल, ठीक है। इथेनॉल हो गया, इथेनॉल अल्कोहल होता है, पता नहीं, सॉरी हाँ, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मसल में क्या होता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो पहले तो ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है रेस्पिरेशन के दौरान, फिर ग्लाइकोलिसिस के बाद वो पायरुविक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। पायरुविक एसिड क्या होता है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है। फिर उसका 3 प्रोसीजर स्टेप होता है। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में फॉर्म होता है, ब्रेक डाउन करता है यानी प्रोड्यूस करता है। मसल के अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करता है, साइटोप्लाज्म के अंदर इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे होगा साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। मसल के अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में CO2 H2O प्रोड्यूस होता है, ठीक है। समझिए। अब देखते हैं, इन ह्यूमंस हेमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी। बहुत सारे टिश्यूज होते हैं हमारे बॉडी में,
उन्हीं टिश्यूज में हेमोग्लोबिन जो होता है, हेमोग्लोबिन वो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे आगे हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है। यहाँ पे हेमोग्लोबिन जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई करता रहता है बहुत सारे टिश्यूज को, मतलब सारे टिश्यूज को हेमोग्लोबिन ही सप्लाई करता है। हेमोग्लोबिन क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक बता देता हूँ जस्ट। हेमोग्लोबिन्स आर द रेड पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द ब्लड, ठीक है। ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, रेड ब्लड सेल कर्प्यूस्कल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड कर्प्यूस्कल्स होते हैं, और फिर हेमोग्लोबिन भी होते हैं और प्लाज्मा भी होता है, ठीक है। मेरे को जो याद था मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं इसके बारे में बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था, मेरे को याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा 9th क्लास के रिकॉल हो रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखा, मैं टॉपर नहीं हूँ, मतलब याद है मेरे को, अच्छा बच्चा हूँ, ठीक है। हेमोग्लोबिन एक ब्लड का ही एक पार्ट है, तो वो क्या करता है, वो कैरी करता है ऑक्सीजन लंग्स से लेके काफ़ी सारे टिश्यूज को वो सप्लाई करता है ऑक्सीजन, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा एंड लेंटिसल्स। मेनली जो सरफेस होता है ना लीफ के, उसमें छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, टाइनी होल्स या पोर्स जो भी कहेंगे, उसी टाइनी पोर्स को कहते हैं स्टोमाटा। उसी स्टोमाटा के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। प्लांट मोस्टली तो प्लांट्स क्या करते हैं, दिन के टाइम पे ही ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन देते हैं, पर रात के टाइम में प्लांट में उल्टा हो जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि पेड़ के नीचे रात को मत सोया कर, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारे रिलीज करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे ट्रीज हैं और प्लांट्स हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रात को भी इनटेक करके ऑक्सीजन भी सप्लाई करते हैं। तुलसी का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, वो रात को भी ऑक्सीजन रिलीज करते रहते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स में क्या होता है, स्टोमाटा नाम के टाइनी पोर्स से गैसेज एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस से, ठीक है। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में कैसे होता है, यूनिसेलुलर जो एनिमल होते हैं, सिंगल सेल एनिमल्स जो होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, ठीक है। वो अमीबा एक सिंगल सेलुलर मतलब होता है, एक ही सेल होता है उनके एंटायर बॉडी में, एग्जाम्पल अमीबा, ठीक है। अमोइबा जो भी अमोइबा बोल रहा हूँ मैं, बोलना चाहता हूँ, ठीक है, AMOEBA, उसको मैं अमीबा पढ़ता हूँ, आप अमोइबा कुछ भी बोल सकते हैं। तो अमीबा क्या करता है, यूनिसेलुलर एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू ही करता है। डिफ्यूजन यानी हायर और लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रहता है, तो वो उनके अंदर फ्लो चलता रहता है, ठीक है। उसको बोलते, सॉरी, गैसियस मूवमेंट जो होता है, एक्सचेंज होता है, उसको डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है उनका, यानी रेस्पिरेशन यूनिसेलुलर एनिमल्स का डिफ्यूजन के थ्रू होता है, एग्जाम्पल अमीबा का, ठीक है। ऑर्थ्रोम कैसे करता है, उसके स्किन के थ्रू ही वो गैसियस एक्सचेंज, मतलब उसका रेस्पिरेशन होता है स्किन के थ्रू। एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होता है, गील्स होता है, उनके मुंडी के पास ही गील्स होगा। मछलियाँ भी कभी देखे होगे तो वहाँ पे ना उसके जो माथा होता है और उसके सर पे ही पास में ही जो कान ऐसे, मतलब क्या होता है, फिन्स बोलते हैं ना, जिस पर होता है, मतलब क्या बोलते हैं, साइड में जो होता है जिससे वो तैरता है, उसके बगल में ही जस्ट यहाँ पे एक छोटा छोटा होल, छोटा सा तो नहीं, इतना बड़ा टाइप का सी टाइप का होल होता है, उसी के अंदर ही रेड रेड कलर के ऐसे थोड़े वेट दिखने वाले क्या बोलते हैं, उसका एक सिस्टम रहता है, ठीक है। सिस्टम मतलब काइंड ऑफ बोल सकते हैं, उसका पार्ट रहता है, उसको गील्स बोलते हैं। उन्हीं के थ्रू ही ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ठीक है। और ऑक्सीजन कहाँ से लाते हैं, वो पानी के अंदर जो डिजोल्व होकर रहता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स गिल्स के थ्रू करते हैं। इंसेक्ट जो हो गए वो स्पाइरेकल से करते हैं, स्पिराकल कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्पिराकल्स यानी जो टाइनी पोर्स होते हैं, आपने कभी ग्रास हॉपर देखा होगा तो उसके जो एंड में पार्ट में ना छोटे छोटे छेद होते हैं काला काला कलर के, तो उसी के उसको स्पाइरेकल बोलते हैं। और स्पाइरेकल्स में क्या होता है, गैसेस, मतलब रेस्पिरेशन होता है उनका। लैंड एनिमल्स क्या करते हैं, लैंड एनिमल्स लंग्स के थ्रू करते हैं, यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होते हैं मेनली, वो उनका फेफड़ा होता है लंग्स, उसी के थ्रू ही उनका रेस्पिरेशन होता है। इंसान हो गया, जानवर हो गया, जो टेरेस्ट्रियल जानवर हो गया, यानी टाइगर, लायन, एलिफेंट, उन सब के लंग्स होते हैं, लंग्स के थ्रू ही वो रेस्पिरेशन करते हैं, उनका रेस्पिरेशन चलता रहता है, ठीक है। रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स इज फास्टर देन रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल, यानी जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है, जैसे हम नॉर्मली ऐसे करते हैं, ठीक है, तो हमारा ये जो रेट है थोड़ा स्लो है, इससे काफ़ी ज़्यादा स्पीड क्या होता है एक्वेटिक एनिमल्स में होता है, यानी फिश विश को देखिएगा ना, उनका बहुत जल्दी होता है, फास्ट फास्ट, इस तरीके का उनका रेस्पिरेशन चलता रहता है, ठीक है। तो यही दिखा है, रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स इज वेरी मच फास्टर देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। ये यहीं तक ही टॉपिक था। तो हाँ, साइटोप्लाज्म, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया जो अभी क्या नाम है उसका,
यूनिसेलुलर एनिमल जो अभी नाम है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा, ठीक है। तो अमीबा क्या करता है, न्यूट्रिशन टॉपिक में भी अमीबा का एक छोटा सा एक पार्ट था, मैं उसको शायद स्किप कर लिया था, मेरे को याद नहीं आया, तो मैं एंड में बताना चाहता था लेकिन मेरे को याद नहीं आया, सॉरी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो 15 मिनट वीडियो नहीं गया, थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा समझ लेते हैं। तो अमीबा का न्यूट्रिशन कैसे होता है, वो तो पहली बात तो हेटेरोट्रॉपिक होता है, ठीक है, यानी वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। तो अमीबा क्या करता है, अमीबा ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो अमीबा देखने के लिए कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे ऐसे कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, और वहाँ इधर इसका न्यूक्लियस होता है अमीबा का, ठीक है, न्यूक्लियस या फिर क्या बोलते हैं उसका जो मेन पार्ट होता है न्यूक्लियस, वो अमीबा का यहाँ पे होता है, ये अमीबा है, ठीक है, ठीक है। तो अमीबा क्या करता है, अमीबा जैसे इधर ये जो है ये फूड पार्टिकल है, ठीक है, ये जैसे ये फूड पार्टिकल देखेगा ना, ये अपने आप में ही उसके चारों ओर ऐसा ऐसा आ जाएगा, ठीक है, चारों ओर आके इसको निगल देगा, ठीक है। अमीबा engulfs the food by creating temporary finger-like projections called pseudopodia, ठीक है, ठीक है। ये अमीबा पहले से था, फिर ये जैसे ही खाना देख लिया, देखो ये था अमीबा ऐसे हो गया, ठीक है, ये था इसका खाना फूड पार्टिकल अमीबा का। तो ये जैसे अमीबा ने इसको देखा, तो ये क्या करेगा, छोटे छोटे प्रोजेक्शंस बनाएगा उसके फूड के पार्टिकल के चारों ओर, बना के उसको अंदर खींच लेगा, फिर वहीं पे उसको वो डाइजेस्ट करेगा, फिर अपने आप में न्यूट्रिशन मतलब एनर्जी ऑब्जर्व करके रखेगा, ठीक है। और वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ना, जिसके थ्रू वो फूड को एनगल्फ यानी इनटेक करता है, अपने अंदर खींच लेता है, उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं सेउडोपोडिया। ये आ सकते हैं एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी है इसके, ठीक ठाक चांसेस है इसके, आए भी थे शायद 2023 के कोई सेट में आए थे, तो 2023 से पहले भी आए थे, मेरे साल के बोर्ड्स में भी शायद आए थे, तो ठीक है। अमीबा के ऊपर अगर आपको लिखना है तो आप ये लिखिएगा, पहले तो इसका 3-4 ना ऐसे डायग्राम्स होता है, 2-3-3-4 डायग्राम्स होता है, वो मेरे को याद नहीं है फिलहाल। तो वो 3-4 डायग्राम्स आप ना क्या करोगे, किताब में देख लीजिएगा 3-4 डायग्राम। वो पहला अमीबा होता है, फिर फूड फूड वैक्यूल, हाँ फूड वैक्यूल नाम का एक चीज़ होता है अमीबा में, वो जो फूड वैक्यूल के अंदर ही वो फूड को खींच लेता है। पहले वो फूड को देखता है, सेकंड तीसरे डायग्राम में वो फूड को ना सेउडोपोडिया बना के फूड को एनगल्फ करता है, फिर वो चौथे डायग्राम में वो फूड वैक्यूल के अंदर वो फूड जाता है, फिर उसका न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है वहीं पर। तो आप ये लिखिएगा, अमीबा takes its food from amoeba is the heterotrophic organism and it takes food from in the mode of heterotrophic nutrition, and amoeba engulfs the food, ठीक है, amoeba engulfs the food by creating temporary finger like projections called pseudopodia। pseudopodia उस प्रोजेक्शन को कहा जाता है जो टेम्पररी होते हैं, यानी वो तभी क्रिएट होते हैं जब अमीबा तभी क्रिएट करता है जब भी वो फूड को देखता है। लाइक एग्जांपल ये देखो, ये फूड पार्टिकल है, ये अमीबा का ओरिजिनल शेप है, ठीक है, ये जैसे ही वो आया फूड पार्टिकल के आसपास, वो ऐसे टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया और फूड पार्टिकल को अंदर खींच लिया, उसको बोलते हैं एनगल्फमेंट ऑफ फूड। अमीबा engulfs the food by creating temporary finger-like projections called pseudopodia। इस pseudopodia वर्ड को याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म बन जाता है अमीबा के केस में, ठीक है। और उसका हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। यहाँ पे हुआ हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट, और न्यूट्रिशन भी कंप्लीट कर लिया, इस अमीबा के साथ न्यूट्रिशन भी हमारा कंप्लीट है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर, सर्कुलेशन के ऊपर वीडियो बना के तभी मिलेंगे, और तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, गुड बाय। गुड बाय नहीं, अभी नहीं, गुड बाय अभी नहीं, पहले तो अभी तो बहुत आगे जाना है, फिर गुड बाय बोलूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, थैंक यू।